Bismillahirrahmanirrahim. Today we'll start post-partition portion of Pakistan affairs. 1947, 15th of August 1947, Pakistan came into existence, but Pakistan, in order to make some difference from Indian independence, declared 14th of August as an Independence Day. However, right after independence, Pakistan faced lots of problems. It wasn't so that Pakistan came into being with comfortable mindset. अभी बहुत सारी difficulties हैं which Pakistan has to face, and what were those difficulties? सबसे important चीज़ है कि पाकिस्तान जिन areas के ऊपर बना था वो areas पॉवर्टी रिडन एरियाज़ थे. पूरे हिंदुस्तान में से ये वाले एरियाज़ पुअर एरियाज़ थे जिनके पास बहुत सारी रिसोर्सेस नहीं थे. ख़ास तौर पे नॉर्दर्न इंडिया जिसके ऊपर ये 4 प्रोविंसेस आज मौजूद हैं, ये बॉर्डर एरियाज़ के साथ मिलने वाले ज़्यादा इलाके थे, जैसे NWFP उस वक़्त जो आज का KPK है, और बलूचिस्तान ये बहुत बड़ा एरिया बनाती हैं, ये बॉर्डर के करीब थी. एंड दे वर क्वाइट निगलेक्टेड अंडर ब्रिटिश एरा बिकॉज ब्रिटिश हैड नॉट इन्वेस्टेड अ लॉट इन फाइनेंशियल अपलिफ्ट ऑफ दीज एरियाज़ बिकॉज दे न्यू वेरी वेल that they were made somehow the buffer zones between the bigger powers such as Russia. तो इसलिए इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने नहीं की थी. पॉवर्टी रिडन एरियाज़ थे. पंजाब का जो पाकिस्तान के पास एरिया था, ये सारे का सारा लैंड ऑनर्स का था, और लैंड लॉर्ड्स यहाँ पे डोमिनेट करते थे. या तो लैंड लॉर्ड्स थे जो इंतहाई रिच थे, जिनकी डोमिनेशन थी, और बाकी जो है वो पुअर कमी लोग थे. दूसरी तरफ हम आते हैं बंगाल की तरफ. तो बंगाल में बंगाल भी पुअर एरिया था. बंगाल की सारी ताकत और सारा पैसा कैलकाटा में था. और कैलकाटा वॉज गिवन टू इंडिया. तो हम यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पुअर parts of India, they were allocated to Pakistan, and Pakistan was born with lots of problems. अब हम देखते हैं सबसे पहले तो है रेडक्लिफ अवार्ड. रेडक्लिफ अवार्ड जो है, रेडक्लिफ जो थे उनको बाउंड्री अवार्ड यानी कि बाउंड्री को डिवाइड करने का दिया टास्क, और उन्होंने बाउंड्री को डिवाइड किया, लेकिन वो बहुत सारा कंट्रोवर्शियल डिवीजन्स हो गई. इसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए मैं यहाँ पे नक्शा बनाता हूँ, और ये नक्शा जो है हैंडमेड है. जब हैंडमेड नक्शा बनाया जाता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि इंतहाई परफेक्ट हो. तो हैंडमेड नक्शा जो है वो कुछ इस तरीके से अगर मैं बनाऊँ आपके लिए, तो ये उस वक़्त का पूरा हिंदुस्तान था, और यहाँ पर पाकिस्तान को क्रिएट करना था. अगर पाकिस्तान को इस तरीके से क्रिएट किया जाता तो ख़ास तौर पर ये पंजाब का एरिया, पंजाब आधा इधर और पंजाब आधा इधर है, इसको डिवाइड करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी वो एक दूसरे के साथ रह रही थी एक ही गांव में 50-50%. तो किस तरीके से इसको डिवाइड किया जाए, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक था. इसको डिवाइड किया गया, और जब इसको डिवाइड कर दिया गया तो मैनी ऑफ दी पीपल फाउंड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बॉर्डर. बहुत सारे सिख इधर आ गए, बहुत सारे मुसलमान इधर चले गए, और उनका मैसेकर दोनों कंट्रीज़ में स्टार्ट हो गया. सिखों और हिंदुओं ने ऑर्गेनाइज्ड अटैक्स किए मुसलमानों के ऊपर, और उसका मैसेकर किया, और रिटेलिएशन में इस तरफ के पंजाब के मुसलमानों ने भी सिख और हिंदूज़ के ऊपर अटैक किया. मगर कहा यह जाता है कि जितने मुसलमान कत्ल हुए उससे काफ़ी कम सिख और हिंदूस दोनों मिला के कत्ल हुए. अब इस तरफ को आ जाएं तो इस तरफ बंगाल का एरिया है, ये जो आज बांग्लादेश है, तो ये बंगाल का एरिया इधर, और ये कैलकाटा है. कैलकाटा जो है दैट वाज गिवन टू इंडिया. दैट वाज आल्सो कंट्रोवर्शियल बिकॉज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट सारा बंगाल जो ईस्ट बंगाल है वो पुअर है, और सारी उसकी दौलत कैलकाटा में पड़ी हुई है. इस बंगाल में जूट प्रोड्यूस होती है और रॉ मटेरियल है, और ये रॉ मटेरियल कैलकाटा में जाता है, क्योंकि रोड्स इस तरीके से बनाई हुई हैं कि वो कनेक्ट करती हैं कैलकाटा के साथ, और कैलकाटा के ऊपर इनकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, क्योंकि कैलकाटा में इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, कैलकाटा में कॉमर्स होती है, कैलकाटा में ही जूट मिल्स हैं जहाँ पे जूट जाती है, और जूट उस मिल्स में बन के तो फिर पूरी दुनिया में उसको भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है. दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान के इस एरिया में भी जो डिवीजन्स होती हैं वो कोई इतनी ज़्यादा
जो है वो फेयर नहीं होती हैं। ख़ास तौर पर अगर मैं कुछ इस तरीके से बनाऊं, इस नक्शे को, रावी, रिवर रावी को इस तरीके से नक्शे को ड्रॉ किया गया कि रिवर रावी जो है वो इंडिया के अंदर ही फॉल करे और लाहौर के पास से जाके रिवर रावी इस तरीके से गिरता है। अगर मैं सारे यहाँ पे मैं बनाऊं रिवर्स, तो ये हो गया इस तरह से। रिवर रावी जो है आता है हिंदुस्तान में, और ये जो रिवर रावी है इसको कंट्रोल किया जाता था यहाँ पर एक हेडवर्क के साथ, बिकॉज डिफरेंट रिवर्स दे वर कंट्रोल्ड बाय द हेडवर्क्स। और ये एरिया जो पंजाब का है, यहाँ पर ये सारा एरिया एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चरल है, एंड दैट डिपेंडेड फॉर इट्स एग्रीकल्चर अपॉन द इरिगेशन कमिंग फ्रॉम रिवर्स। तो इम्पॉर्टेंटली जो बॉर्डर जो बनाया गया इसके साथ साथ वाले जो एरियाज़ थे वो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज़ थे, बट दे वर डिलिबरेटली गिवन टू इंडिया। और उसमें जो 3 इम्पॉर्टेंट जगहें थी जिसके बारे में कायद-ए-आज़म ने कहा था कि वो एरियाज़ हमें मिलने चाहिए थे। एक ये वाला एरिया जिसको माधोपुर बोलते हैं, क्योंकि माधोपुर का जो कस्बा था वो मुस्लिम डोमिनेटेड था, लेकिन वो इंडिया को दिया गया क्योंकि यहाँ पे एक हेडवर्क था और इस हेडवर्क को बनाया गया था रावी को कंट्रोल करने के लिए। हेडवर्क एक बैराज होता है जिसमें से गेट्स होते हैं और गेट्स में से निकलती हैं कैनाल्स, और वो कैनाल्स फिर इरिगेट करती हैं बाकी एरियाज़ को। जैसे यहाँ से निकलने वाली कैनाल्स पाकिस्तान के जो पंजाब का एरिया उसको भी इरिगेट करती थी और ईस्ट पंजाब को भी इरिगेट करती थी। तो इसको कहते हैं हेडवर्क, और ये मल्टी मिलियन उस वक्त का प्रोजेक्ट था, अब तो मल्टी बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट हो चुका हुआ है। तो ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट टाउन था, इंडिया को दे दिया गया, इसको कहते हैं माधोपुर। तो माधोपुर जो है इंडिया को देने का मतलब ये था कि इंडिया का कंट्रोल रावी के ऊपर हो जाए। फिर उसके बाद हम देखते हैं रावी के ऊपर से ब्यास आता है, और ब्यास मिलता है हिंदुस्तान में ही सतलुज के साथ, और दोनों मिलके फिर पाकिस्तान के अंदर आके तो नीचे गिर जाते हैं। ये पंजाब के ये आके गिरते हैं किस में, सॉरी, ये रावी भी जेहलम में आके गिरता है और ये भी जेहलम में आके गिरता है, और फिर सारे पंजनद बनाकर तो फिर गिरते हैं इंडस में। तो बहरहाल इसको छोड़ दें, तो ये जब 2 रिवर्स गिरते हैं, ऊपर से ब्यास और नीचे से सतलुज, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उसके बाद नीचे की तरफ इस रावी में से एक कैनाल निकाली जाती है, इसको कहते हैं बारी दुआब, और बारी दुआब का पानी गिराया जाता है किस में, इस रिवर में, जिसको इंडिया ब्यास बोलता है और पाकिस्तान सतलुज बोलता है। जब दोनों रिवर्स मिल जाती हैं ऊपर, तो इस पानी को गिराने के बाद अब 3 रिवर्स का पानी इकट्ठा हो गया यहाँ पर। तो एक यहाँ पे बनाया हुआ था हेडवर्क ब्रिटिश ने, और उसको कहते थे गुरदासपुर, गुरदासपुर कह रहा हूँ, फिरोजपुर, उसको फिरोजपुर कहते थे। कायद-ए-आज़म की कंटेंशन ये थी कि फिरोजपुर जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, बट इट वाज गिवन टू इंडिया। तो यहाँ पर ये 2 जो हेडवर्क्स थे, इसमें से कैनाल्स निकलती थी और इरिगेट करती थी पंजाब के एरिया को, दे वर गिवन टू इंडिया, although they were Muslim dominated, and Qaid-e-Azam also contended. And on the other hand there is also गुरदासपुर जो है वो ज़मीनी रास्ता प्रोवाइड करता था कश्मीर की तरफ दिल्ली से, तो उसको इंडिया को देना, हालांकि गुरदासपुर भी मुस्लिम जो है डोमिनेटेड एरिया था। तो गुरदासपुर, माधोपुर और फिरोजपुर, ये 3 ऐसे एरियाज थे जो इंडिया को दे दिए गए, और कलकत्ता इंडिया को दे दिया गया। इसके अलावा इस सारे पाकिस्तान को देखते हुए कायद-ए-आज़म ने कहा था कि दिस इज़ ट्रंकेटेड, म्यूटिलेटेड एंड मॉथ ईटन कंट्री, खाई हुई आधी बची खुची कंट्री है जो पाकिस्तान के नाम पर हमें दे दी गई है। दैट वाज नॉट पाकिस्तान फॉर विच दे हैड स्ट्रगल्ड। लेकिन कायद-ए-आज़म ने कहा कि जो अब हमें मिल गया है, अब हमने उसको ही बिल्ड करना है। बहरहाल जी, ये जो है ये 3 जो है होने से, माधोपुर और फिरोजपुर के 2 हेडवर्क्स के जाने से एक और डिस्प्यूट अराइज होता है, कैनाल वाटर डिस्प्यूट। जब इंडिया और पाकिस्तान की कश्मीर के ऊपर वॉर होती है तो उसके साथ ही यहाँ पर ये दोनों हेडवर्क्स से निकलने वाली जो कैनाल्स हैं, इंडिया उसको बंद कर देता है और कैनाल वाटर डिस्प्यूट होता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है इसको बहुत सीरियसली लेता है
और पाकिस्तान कहता है कि वो यूएनओ में जाएगा और वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। इंडिया कहता है कि ये जो हेडवर्क्स हैं इंडिया में हैं, इंडिया वाज मैनेजिंग दीज हेडवर्क्स एंड पाकिस्तान वांटेड वाटर, पाकिस्तान हैड टू गिव money to India in order to maintain or in order to contribute to the maintenance of these headworks. So Pakistan contended to it कि इससे पहले पार्टीशन से पहले ये हेडवर्क से निकलने वाली कैनाल्स पाकिस्तान में आती थी, तो अब इंडिया जो है उसका कोई राइट नहीं है कि उन कैनाल्स को बंद करे। तो इससे इशू बहरहाल कायद-ए-आज़म की एफर्ट्स के साथ, क्योंकि कायद-ए-आज़म का इन्फ्लुएंस था कांग्रेस के लीडर्स के ऊपर, उनकी एफर्ट्स के साथ ये इशू हल तो हो गया कायद-ए-आज़म की वफ़ात से थोड़ी देर पहले, मगर आर्टिफिशली हो गया। इंडिया अग्रीड टू ओपन द कैनाल्स फ्लोइंग इनटू पाकिस्तान ऑन दिस promise that Pakistan would construct its own headworks and water management constructions. तो इसके बाद ये कैनाल वाटर डिस्प्यूट एक और है, रेड क्लिफ अवार्ड एक प्रॉब्लम है, दूसरी कैनाल वाटर डिस्प्यूट। उसके बाद एक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स भी हैं। अच्छा, प्रिंसली स्टेट्स कौन सी हैं? कोई ऑलमोस्ट 450 से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 460s में कुछ आती थी, 465 या 468, ये आप खुद से उसको कंफर्म कर लीजिएगा। ये स्टेट्स थी पूरे के पूरे हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान ब्रिटिश के कब्ज़े में था। अब उसमें उन स्टेट्स को ये कहा गया कि वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टेट्स वांटेड, और द प्रिंसेस दे वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, बट दे वर made it clear that they could not become independent states because it would create a war between these two major countries which were created in 1947. So an option was given to these states, either they should join Pakistan or India, and most of the states falling within the territory of Pakistan, there were almost 8 states, they joined Pakistan, such as Dir, Swat, Chitral, even Bahawalpur and other states. I mean, almost 8 states that joined Pakistan, and the other states falling in India, they joined India. लेकिन 3 states थी जिसके ऊपर प्रॉब्लम हुई। एक स्टेट थी यहाँ पर हैदराबाद की स्टेट, तकरीबन इस तरीके से हैदराबाद की स्टेट इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट थी, ऑलमोस्ट यहाँ पे 160 मिलियन लोग आबाद थे, और उसके बाद ये सबसे अमीर स्टेट भी थी। तो यहाँ पे हैदराबाद दक्कन का जो निज़ाम था वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। उसने ब्रिटिश को ये रिक्वेस्ट की कि वो इंडिपेंडेंट रहेगा, मगर उसकी इस रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया गया। फिर उसके बाद उसने कहा कि ठीक है, मैं पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुसलमान था, मगर यहाँ पे हिंदूज़ मेजॉरिटी में रहते थे, जिसको हिंदुस्तान ने एतराज़ किया। अब निज़ाम के जहन में ये था कि पाकिस्तान इतनी दूर है कि पाकिस्तान उसको कंट्रोल सही तरीके से नहीं कर सकेगा, वो अपनी मर्ज़ी से इंडिपेंडेंटली या ऑटोनमसली ही गुजारेगा। मगर इंडिया ने कायद-ए-आज़म की वफ़ात के 48 घंटे के अंदर अंदर हैदराबाद दक्कन को घेरा, कब्ज़ा किया, और उसके बाद इसके टुकड़े करके अपने मुख्तलिफ प्रोविंसेस में इसको शामिल कर दिया। अब हैदराबाद दक्कन का कोई नामो निशान नहीं है। एक और स्टेट थी, अगर हम इस तरीके से देखें तो तकरीबन यहाँ पर 300 माइल्स कराची से नीचे एक स्टेट थी। अगर ये कराची लगा लिया जाए इस तरीके से कराची, तो ये को 300 माइल्स नीचे थी। मैं इसको तो ज़रा दोबारा से बना लेता हूँ ऐसे करके। तो ये स्टेट जो है यहाँ पे अगर हो, ये थी जूनागढ़ की स्टेट। तो जूनागढ़ की जो स्टेट थी दैट वाज हिंदू डोमिनेटेड बट वाज गवर्नड बाय अ मुस्लिम राजा। उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने की कोशिश की, जिसको हिंदुस्तान ने ज़बरदस्ती कब्ज़े कर लिया। तो एक जूनागढ़ की स्टेट, लेकिन एक स्टेट थी जिसके लिए सही प्रॉब्लम हुई पाकिस्तान को, और वो स्टेट कौन सी थी? वो थी कश्मीर की। ये अगर हम कश्मीर की स्टेट को देखें तो कश्मीर का जो राजा था हरी सिंह, वो जो कश्मीर का राजा था हरी सिंह, वो हिंदू था और वो भी इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, लेकिन और उसने ज़बरदस्ती मुसलमानों को मार मार के, क्योंकि मुसलमान उसको डिमांड कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ रहना है, तो कोई तकरीबन
2 लाख मुसलमानों को मार के उसने पाकिस्तान के एरिया में भेज दिया, और जब वो पाकिस्तान में गए तो बाकी कबाइलियों के साथ मिलकर उन्होंने रिबेल कर दिया और पाकिस्तान की आर्मी में ने भी उनको ज्वाइन कर लिया और इस तरीके से एक वॉर छिड़ गई 1948 में कश्मीर के ऊपर। जब उन्होंने रिबेल किया राजा के खिलाफ तो राजा ने हिंदुस्तान से मदद मांगी मिलिट्री, तो हिंदुस्तान ने इस प्रॉमिस के ऊपर मदद देने के लिए रजामंदी शो की कि जब राजा पहले इल्हाक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर साइन करें। तो फिर राजा ने एक्सेशन के ऊपर साइन किए, एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर, तो उसके बाद फिर इंडिया ने मिलिट्री फोर्स भेजी और 1948 में पहली वॉर हुई। तो इस तरीके से एक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ये भी एक प्रॉब्लम था। तीसरा प्रॉब्लम था जोग्राफिकल प्रॉब्लम्स। पाकिस्तान जो है अक्सर औकात जो भी कंट्रीज़ डिवाइड होती हैं उनके बॉर्डर्स नेचुरल होते हैं, पाकिस्तान के नेचुरल बॉर्डर्स नहीं हैं। नेचुरल बॉर्डर्स का मतलब है कि यहाँ पे कोई रिवर्स होने चाहिए, डेजर्ट्स होने चाहिए, फॉरेस्ट्स होने चाहिए, पहाड़ होने चाहिए, ताकि पता चले कहाँ पे बॉर्डर्स हैं, ख़त्म होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, और फिर नेचुरल डिफेंस भी प्रोवाइड करते हैं। मगर पाकिस्तान का ऐसा कोई नेचुरल बॉर्डर यहाँ पे नहीं। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ये बॉर्डर जो है मैन मेड है और इसमें किसी किस्म की क्लियर डिमार्केशन नहीं है, और उस वक्त तक ही आप डिफेंड कर सकते हो जब तक आपकी पावरफुल एक आर्मी है। अदरवाइज़ आप इसको जब आप कमज़ोर हो जाओगे तो फिर आप इसको डिफेंड नहीं कर पाओगे। तो एक तो नेचुरल इसकी जोग्राफिकल जो प्रॉब्लम है वो ये है। देयर इज़ अनदर जोग्राफिकल वल्नरेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान, दैट पाकिस्तान इज़ अ नैरो स्ट्रिप, इट डज नॉट हैव अ स्ट्रेटेजिक डेप्थ एज इंडिया हैज़ अ स्ट्रेटेजिक डेप्थ, पाकिस्तान डज नॉट हैव। दैट इज़ पाकिस्तान's each and every area is under Indian missile attacks. On the other hand, Pakistan was a very odd and strange kind of a country, consisted of 2 enclaves separated by enemy India by almost 1000 miles. ये 1000 miles का था। Under international law, India had to provide that link or communication or road link बिटवीन दीज 2 एनक्लेव्स, लेकिन इंडिया ने इन लिंक्स को काट दिया 1971 की वॉर में, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया। तो एक तरह से एक ऐसी कंट्री थी जो 2 एनक्लेव्स पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान यहाँ कराची से और फिर बाद में इस्लामाबाद से इतनी दूर 1000 माइल्स के ऑलमोस्ट दूर एक कंट्री को कंट्रोल नहीं कर सकता था। तो बहरहाल ये एक दूसरा प्रॉब्लम था, यानी कि जोग्राफिकल प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है? नंबर 1 आपके नेचुरल बॉर्डर्स नहीं है, नंबर 2 आपकी स्ट्रिप जो है नैरो है, नंबर 3 दो पार्ट्स हैं, 2 विंग्स हैं आपके, और दोनों विंग्स जो हैं वो 1000 माइल्स ऑलमोस्ट 1000 माइल्स सेपरेट हैं और बीच में आपका एनिमी इंडिया मौजूद है। तो चौथी प्रॉब्लम ये थी। 5वीं प्रॉब्लम थी डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल एंड मिलिट्री एसेट्स। पाकिस्तान जो है वो चाहता था कि उसकी ब्रिटिश ने ये कहा कि 17:5 की रेशो के साथ एसेट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, चाहे वो फाइनेंशियल हैं चाहे वो मिलिट्री एसेट्स हैं। लेकिन इंडिया ने या तो बहुत डिले किया मिलिट्री एसेट्स को, फाइनेंशियल एसेट्स को पाकिस्तान को देने के लिए, और या फिर उनको दिया ही नहीं गया। जैसे फाइनेंशियल एसेट्स की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर मिलें इंडिया में मौजूद थी, सेंट्रल इंडिया में, और इनके ये ख़ास तौर पे कोस्टल एरियाज़ में। पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल जो मिल्स थी, जो फैक्ट्रीज़ थी, जो इंडस्ट्री थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, इधर तो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर थी। एक कराची था, कराची एक ऐसी पोर्ट थी जहाँ पे ट्रेड होती थी और वो एक्टिव था बिज़नेस के हिसाब से, और पाकिस्तान के पास ऑलमोस्ट सिर्फ 8 शहर ऐसे थे जहाँ पे 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन आबाद थी और जिनको सही मानों में अर्बन कहा जा सकता है। जैसे कि कराची है, लाहौर है, हैदराबाद है, पेशावर है, मुल्तान है, इधर से ढाका है। तो इस तरीके से यही कुछ शहर थे जो पाकिस्तान के पास आए थे जिनको फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्ग कहा जा सकता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो फैक्ट्रीज और जो पैसा था इंडिया के बैंक्स में, उसमें से पाकिस्तान को मिलना था 750 मिलियन रुपीस। 750 मिलियन रुपीस पाकिस्तान को, और ऑलमोस्ट बाकी पैसे जो कि शायद 2 बिलियन रुपीस के करीब थे या इससे ज़्यादा होंगे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को 750 मिलियन मिलने थे। इसमें से पाकिस्तान को कितने मिले? उन्होंने 200 मिलियन दिया और बाकी देने से इनकार कर दिया नेहरू की गवर्नमेंट ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमारे साथ 1948 की जंग की है। सबसे पहले पाकिस्तान ये माने कि कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटरनल पार्ट है, और उसके बाद ये एक्सेप्ट करे कि वो इस पैसे को इंडिया के खिलाफ वॉर में इस्तेमाल नहीं करेगा, तब हम उसको बाकी 500 मिलियन देंगे।
200 मिलियन दे दिया है। अब इसके खिलाफ गांधी ने पाकिस्तान के लिए एफर्ट की। गांधी उस वक्त जिंदा थे और गांधी ने कहा था नेहरू गवर्नमेंट को कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस हैं उसको फेयर होना चाहिए, और प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान को बाकी पैसे देने चाहिए। और उसके उन्होंने थ्रेटन किया कि मैं भूख हड़ताल करूँगा अगर पाकिस्तान को बाकी पैसे ना दिए। इस प्रेशर में आके फिर नेहरू गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को 500 मिलियन रुपीस दिए, जो बहुत बड़ी रकम थी उस वक्त पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान उस वक्त इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर था। तो इसके जवाब में फिर गांधी को कत्ल किया गया था। जो रिलीजियस सेगमेंट थे, जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे, वो गांधी से नाखुश थे कि उन्होंने पाकिस्तान का केस लड़ा, उन्होंने गोली मार दी। जैसे कि नथुराम गोडसे जो कि रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट है, और आज मोदी सरकार और राष्ट्रीय स्वयं सेवक सिंह उसको हीरो गर्दानते हैं, क्योंकि उसने गांधी को इसलिए कत्ल किया था कि गांधी ने भूख हड़ताल की थी पाकिस्तान को पैसे दिलवाने के लिए। तो आगे देखते हैं। ये तो हो गया डिवीजन ऑफ फाइनेंस। हाँ, मिलिट्री एसेट्स की अगर बात की जाए तो 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी जिसमें असलहा तैयार होता था। वो ब्रिटिश इंडिया में सारी की सारी हिंदुस्तान को चलेगी। इंडिया ने एक भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया। जिस पर पाकिस्तान ने इस इशू को उठाया तो इंडिया ने कहा कि अगर हमने कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पाकिस्तान को दी तो पाकिस्तान उसका असलहा जो है इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तो इसके बदले में इंडिया ने कुछ मिलियन रुपीस पाकिस्तान को दिए इन लिeu ऑफ दैट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, और उस पैसे से फिर पाकिस्तान ने रावलपिंडी वाह कैंट के मुकाम पर अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई जिसके अंदर असलहा तैयार होता है। अब इसमें एक और भी चीज़ थी, मिलिट्री को कैसे, मिलिट्री पर्सनल को किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा। ब्रिटिश ने कहा था कि पहले तो कहा था कि मिलिट्री को डिवाइड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बाद ये कहा कि मुस्लिम रेजिमेंट्स पाकिस्तान के में चली जाएंगी। जब मुस्लिम रेजिमेंट्स आई तो पता चला कि पाकिस्तान वाज शॉर्ट ऑफ हाई रैंकिंग ऑफिसर्स। पाकिस्तान को ऑलमोस्ट कोई हंड्रेड्स ऑफिसर्स मौजूद ही नहीं थे ऊपर, यानी ब्रेन मौजूद ही नहीं था। क्योंकि हिंदुस्तान में जब ब्रिटिश थे तो उन्होंने पाकिस्तान मुसलमानों को कभी भी प्रेफर नहीं किया था कि वो हाई रैंक मिलिट्री ऑफिसर्स हों, जबकि दूसरी तरफ बहुत सारे हिंदूस हाई रैंक ऑफिसर्स थे, जिसके लिए 500 ऑलमोस्ट हाई रैंक ऑफिसर्स जो हैं वो हम कायदे आज़म ने रिक्वेस्ट की ब्रिटिश को कि वो ब्रिटिश ऑफिसर्स हमें दे दें, और जब तक वो निचले रैंक से अपनी ऑफिसर्स को तैयार कर लेंगे उनको कमीशन दे देंगे। तो 500 ऑफिसर जो इंतहाई हाई रैंक, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जनरल्स और बहुत सारे मेजर कोर्ट कमांडर्स, ये सारे के सारे ब्रिटिश ने हमें दिए, और फिर हमने फटाफट तेज़ी से नीचे से अपने लोगों को कमीशन दिया और इस तरीके से अपने आप को पूरा किया। अब ये जो एसेट्स थे, मिलिट्री और फाइनेंशियल जो एसेट्स थे, इसके लिए पाकिस्तान को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं इसके डिवीजन में। आगे आते हैं तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ, या चलें दोबारा मैं बता देता हूँ। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स में पाकिस्तान के पास ट्रेंड पॉलिटिशियंस नहीं थे जिनको एक्सपीरियंस हो गवर्नमेंट चलाने का। पाकिस्तान के पास इस वक्त जो वेस्ट पाकिस्तान में ज़्यादा फ्यूडल लॉर्ड्स थे, लैंड लॉर्ड्स थे, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था। वो एलीट क्लास थी और उनका जो माइंडसेट था इंतहाई कॉलोनियल था। वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री को उस तरीके से नहीं चला सकते थे जैसे कायदे आज़म का विजन था। जबकि दूसरी तरफ इंडिया के पास जितने भी पॉलिटिशियंस थे कांग्रेस के, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस था गवर्नमेंट्स को चलाने का। 1937 से लेकर ऑनवर्ड जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उसमें भी कांग्रेस को एक्सपीरियंस हासिल था, और उसके साथ साथ ब्रिटिश के साथ मिल के वो गवर्नमेंट चलाने का काफ़ी एक्सपीरियंस रखते थे। इसलिए इस मामले में इंडिया जो है वो काफ़ी खुशकिस्मत रहा है, क्योंकि इंडिया ने बहुत सारे फाइनेंशियल एसेट्स, बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी टेक्निकल कॉलेजेस और अपनी यूनिवर्सिटीज़ वो ब्रिटिश से जो है वो इनहेरिट की थी। इवन के एक्सपीरियंस्ड मैन और एजुकेटेड लॉट उनके पास पड़ी थी। पाकिस्तान के पास बचा कुचा माल मौजूद था। यहाँ पर हमें तो पढ़े लिखे नौजवान ही नहीं मिलते थे कि जिनको हम सीटों के ऊपर लगा सकें। तो इस वजह से पाकिस्तान रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ ऑल दीज ह्यूमन एसेट्स इम्पॉर्टेंटली। और पॉलिटिक्स में आपके पास एक्सपीरियंस्ड सीजनड
और वर्कर किस्म के पॉलिटिशियंस का होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे पास नहीं था। कायदे-आज़म और कुछ लोग जो लीडरशिप थी वो मौजूद थी, और उसके साथ सारे नीचे लैंडलॉर्ड्स थे, और लैंडलॉर्ड्स का ही होल्ड था पंजाब के ऊपर, क्योंकि जब इवन 1945-46 में इलेक्शंस हुए जिसकी बेसिस के ऊपर पाकिस्तान बना था, तब भी यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स जब तक मुस्लिम लीग के साथ नहीं मिले, हम लोग जीत नहीं पाए थे मुस्लिम लीग वहाँ पर। तो वहाँ पर लैंडलॉर्ड्स का अच्छा खासा कंट्रोल था। डिसेंट पॉलिटिशियंस हमें कुछ मिले हैं बंगाल से, लेकिन उन कायदे-आज़म की वफ़ात के बाद उन लैंडलॉर्ड्स ने पंजाब के, उन्होंने उनको टिकने नहीं दिया और उनको गवर्नेंस नहीं करने दी सही तरीके से, क्योंकि उनकी डोमिनेशन, वो अपनी डोमिनेशन को इंश्योर करना चाहते थे मुसलसल यहाँ पर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम पाकिस्तान को फेस करनी पड़ी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान जो है वो कैसा एरिया था, पुअर कंट्री, दोनों पुअर इनक्लेव्स थे। फिर सोशल प्रॉब्लम्स की बात अगर करें तो ये बहुत बड़ा एक इशू था, यानी इससे डिसयूनिटी पैदा हुई थी। लोग कहते हैं कि ये 4 प्रोविंसेस ये और 1 प्रोविंस ये 5 प्रोविंसेस पाकिस्तान के। तो बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान वाज वन नेशन। इट सीम दैट ऑल दीज वर नॉट अ यूनाइटेड होल, रेदर दे मेड सेपरेट 5 नेशंस। तो 5 नेशंस थी डिफरेंट किस्म की यहाँ पे। उनकी डाइटरी, उनके ट्रेडिशंस डिफरेंट, उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट, उनके कैलेंडर डिफरेंट, उनके इवन टाइम्स डिफरेंट, और उनके इवन डाइटरी हैबिट्स डिफरेंट, इन 5 की। और ख़ास तौर पर बंगाल और वेस्ट पाकिस्तान की तो आपस में डिस्प्यूट शुरू से स्टार्ट हो गई थी, जब जो उर्दू स्पीकिंग लोग जो कि सेंट्रल इंडिया और इस इंडिया से आए हुए यहाँ पे मौजूद थे, और उन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड की पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को छा गए, तो दे ट्राई टू इम्पोज उर्दू ऑन पाकिस्तान दीज 5 distinct and disparate provinces. तो there was a fierce reaction from Bengal, क्योंकि majority of Pakistanis they were living in Bengal। ये 1 करोड़ ज़्यादा थे वेस्ट पाकिस्तान की निस्बत में, और वो चाहते थे कि पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग जो बंगाली बोलते थे, तो इस वजह से बंगाली को नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए, जो कायदे-आज़म ने रद्द कर दिया, और कायदे-आज़म के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट भी इन्होंने स्टार्ट कर दिए थे। तो इस तरीके से आते ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पाकिस्तान को सोशल प्रॉब्लम था, कल्चरल प्रॉब्लम था, जिसको कायदे-आज़म ने बड़ी अपनी स्पीचेस के साथ कन्विंस करने के लिए कि अब पाकिस्तान बन चुका हुआ है और आपकी पहली ड्यूटी पाकिस्तान यानी स्टेट की है, ना कि आपकी ड्यूटी जो है प्रोविंशियल लेवल की है। तो प्रोविंशियल बाइसेस को ख़त्म करने की कायदे-आज़म ने बात की, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि ये 5 प्रोविंसेस अपनी अपनी भात की बोलियां बोल रहे थे। लेटर 1951 में भी एक पार्लियामेंटेरियन ने पाकिस्तान के वो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहा था कि हम दोनों के दरमियान में इतना फ़र्क है कि हम दोनों को सिर्फ 2 चीज़ें यूनाइट करती हैं, एक कॉमन रिलीजन और दूसरा कॉमन स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। अदरवाइज देयर इज़ नथिंग एल्स विच यूनाइटेड दीज 2 विंग्स। तो बहरहाल ये प्रॉब्लम था, तो ये सोशल प्रॉब्लम। रेफ्यूजी क्राइसिस जो है वो पैदा हुआ, और ये भी रेडक्लिफ अवार्ड के ज़रिए से ही पैदा हुआ, क्योंकि रेडक्लिफ अवार्ड में ऐसी बाउंड्री बनाई गई, इस तरीके से डिवीजन किया गया कि द कम्युनिटीज फाउंड देमसेल्व्स ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बॉर्डर एंड दे स्टार्टेड फ्लीइंग टुवर्ड्स पाकिस्तान और द अदर साइड। तो इससे क्या हुआ, हिंदूज एंड सिख्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स हिंदुस्तान, मुस्लिम स्टार्ट मूविंग टू पाकिस्तान। क्यों माइग्रेशन इतनी बड़ी तादाद में हुई, मैसेकर होना शुरू हो गया। एक तो सिखों को बहुत गुस्सा था कि लाहौर जो है, जहाँ पर उनका गुरु नानक का मज़ार है, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो पंजाब का कैपिटल बनेगा, सिख पंजाब का, और वो सिख पंजाब वो पंजाब था जो इंडिपेंडेंट पंजाब होगा। इवन कि वो ये भी ख्वाहिश कर रहे थे कि जब पार्टीशन होगी तो सिखों को एक अपना स्टेट दी जाएगी। एक तो स्टेट नहीं दी गई, दूसरे नंबर पर अगर स्टेट को, पाकिस्तान को जो एरियाज़ दिए गए उसमें उनके बहुत सेक्रेड होलीस्ट प्लेसेस भी थी, जैसे कि हसन अब्दाल है, जैसे गुरु नानक है,
और ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जो उनकी होलियस्ट साइट्स हैं। तो इसके ऊपर भी उनको गुस्सा आया और मुसलमानों के ऊपर पल पड़े। फिर हिंदू और सिखों का इत्तेहाद, और जो मुस्लिम हिस्टोरियंस हैं वो तो इस चीज़ के ऊपर अग्री करते हैं कि एक तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन थी ऑफ मैसेकर अगेंस्ट द मुस्लिम्स। तो एक दूसरी रीज़न ये थी। तीसरी रीज़न ये थी कि वंस मुस्लिम्स, वेरी वेरी डिवोटेड मुस्लिम्स इन इंडिया, दे फाउंड दैट पाकिस्तान हैड बीन क्रिएटेड, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स देयर ड्रीम लैंड। तो इस तरीके से एक रेफ्यूजी क्राइसिस पैदा हुआ और कहा जाता है कि हिस्ट्री की सबसे बड़ी माइग्रेशन हुई अक्रॉस द बॉर्डर, दोनों साइड से। तो इसको कहते हैं रेफ्यूजी क्राइसिस। तो इस तरह से पाकिस्तान, व्हेन पाकिस्तान वाज बोर्न विद सो मेनी प्रॉब्लम्स।